हेलो गाइस, सो लेट्स स्टार्ट ए आर देसाई पार्ट 2। अब तक हमने देखा था कि ए आर देसाई ने कैसे सोसाइटी डिवाइड की थी ऑन द बेसिस ऑफ, बिकॉज ही वाज अ मार्क्सिस्ट। तो सोसाइटी को डिवाइड किया था इन प्री कॉलोनियल स्टेज, कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल। हमने प्री कॉलोनियल पढ़ लिया था, अब कॉलोनियल देखते हैं। कॉलोनियल स्टेज में इन्होंने बोला है कि कैपिटलिज्म का राइज हुआ। पहले वाले स्टेज में रूरल टू अर्बन हमें डेवलपमेंट दिखाया, जो कि मुस्लिम इन्वेजन्स या फिर उसके पहले की सोसाइटी, किंग्स एंड ऑल, इन सब के लिए आया था। बट इसके बाद हमें बताया कि कैपिटलिज्म ने क्या क्या किया। इसने पूरे इंडिया मार्केट एक शेप दे दिया। मुस्लिम्स ने पहले हमारा सिर्फ सुपर स्ट्रक्चर चेंज किया था, ऊपर वाला, यानी सुपर स्ट्रक्चर यानी किंग को बदल के मुगल्स में कर दिया था। बट ब्रिटिश ने क्या किया, हमारे पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज किया। जैसे कि सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन लाया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को टैक्स कलेक्ट करने के लिए दिया, फिर लैंड को स्टेट के अंडर ला दिया, है ना। और फिर एग्रीकल्चर सिस्टम, ये सारी चीज़ों में कैपिटलिज्म आ गया। कैपिटलिज्म कैसे आ गया एग्रीकल्चर में? लैंडलॉर्ड्स, ज़मींदार्स, ये सब लोग बढ़ने लग गए ना, क्योंकि ज़मींदार्स ये सब नहीं थे मुगल्स के टाइम या फिर किंग्स के टाइम। सारी सोसाइटी, सारी एग्रीकल्चर स्टेट्स की थी, पर इन लोगों ने दिखाया रूलर क्लास में एक नई क्लास आ जाती है, जैसे कि ज़मींदार क्लास आ जाती है। एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, टेनेंट्स अंडर ज़मींदार, फिर क्लास ऑफ पीजेंट्स, प्रोप्राइटर्स, ये सारी क्लास आ जाती है। वहीं पे न्यू क्लासेस इन अर्बन एरिया आ जाता है, जैसे कि डॉक्टर्स, लॉयर्स, पेटी ट्रेडर, शॉपकीपर्स, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल लोग, ठीक है। ये लोग ने कैसा सिस्टम अपना, जो सिस्टम लैंड इन इंग्लैंड वॉज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी, सो सेम आइडिया यहाँ पे भी यूज़ किया। यहाँ पे लैंड किसके अंडर था? किंग्स के अंडर था। तो ये लोग ने क्या किया, सारी लैंड्स को ब्रिटिशर्स लोगों ने बांटने लग गए और फिर उन्हीं से टैक्स कलेक्ट करने लग गए ज़मींदार्स को देकर। तो देखो यहाँ पे इट वाज ईजियर टू कलेक्ट फ्रॉम द सेम लैंड ओनर्स रादर देन ऑल पीजेंट्स। पीजेंट्स को अथॉरिटी दे दी गई, ये आपकी लैंड है और आप कलेक्ट करके हमें दे दो। सनसेट क्लॉज, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी ब्रिटिशर्स में। ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो जो भी हमने एग्रीकल्चर के सिस्टम देखे थे। एग्रीकल्चर एक कमर्शलाइज्ड प्रॉपर्टी की तरह हो गई है आज। पहले एग्रीकल्चर पूरे गांव की होती थी, आज टूट टूट कर कमर्शलाइजेशन, प्राइवेट हो गई है सबकी। तो लैंड फ्रेगमेंट हो गए, पॉवर्टी बढ़ने लग गई, रूरल इंडेप्टनेस आ गई सोसाइटी। रूरल इंडेप्टनेस मतलब फार्मर्स, पीजेंट्स ये करने के लिए, फार्म उगाने के लिए आधा पैसा लेता था पैसे ज़मींदार से, उसके बाद कर्ज में जाता था, उसके बाद फिर से कर्ज लेता था और कर्ज में जाता था, जो कि आज भी चलता है। इंग्लैंड कलोनियल ट्रेडर बन गई। इंडियन सिटी ट्रेडर, स्मॉल टाउन ट्रेडर्स, विलेज शॉपकीपर्स, ये सारी चीज़ों के हम राइज होते हुए देखे। अब लैंड रेवेन्यू सिस्टम मैंने अभी बताया था, ज़मींदारी, रियोतवारी, महलवारी, ये सारे सिस्टम्स ने हमें क्या, स्मॉल लैंड होल्डर्स, मनी लेंडर्स का राइज होते हुए देखा। फॉरेस्ट को भी रिज़र्व फॉरेस्ट कर दिया, कुछ फॉरेस्ट एरियाज़ को रिज़र्व फॉरेस्ट कर दिया और फिर कुछ एरियाज़ को प्रोटेक्टेड कर दिया। फॉरेस्ट पे हक बहुत कम लोगों ने अपनाया था, क्योंकि उनको पता है इधर ट्राइबल्स लोग रहते हैं। पर ब्रिटिशर्स ने इन लोगों को कैसे कर दिया, ये सारे जो हम लोग आज पढ़ते हैं अच्छी तरीके से कि रिज़र्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सब पहले सिर्फ फॉरेस्ट होते थे और ट्राइबल्स के होते थे, क्योंकि कुछ एरिया ट्राइबल्स के, कुछ एरिया किंग के अंडर, एंड वो सबकी प्रॉपर्टी। पर ये लोग ने ऐसे कम्युनिटी फॉरेस्ट, ये सारी चीज़ें कर दी। 3/4 वॉज रिजर्व एंड माइनिंग, ट्रेडिंग, इन सब पे अपना हक जमा लिया। पुलिस अथॉरिटी को भी जुडिशरीज, चौकीदार, ये सब ला ला के ब्यूरोक्रेसी को ला दिया, जिसमें इंडियंस को तो सिर्फ लो लेवल तक कुछ सालों तक रखा था। वेस्टर्न एजुकेशन ला दिया, मोर पिटी बुर्जुआ को ला दिया, है ना, पेटी बुर्जुआ क्लास को बढ़ावा हुआ। One of the colonial economy which makes it sufficient was the interest of the imperialist economy। जो भी हमारे इसमें आई, रेलवे आई, न्यूज़पेपर आई, फिर टेलीग्राम, ये सारी लाइन आई, was just because of imperialist economy, ठीक है। It does not process to large extent heavy industries, ठीक है। जो चीज़ें हमें प्रॉफिट दे सकती थी उस चीज़ों को नहीं लाया, हैवी इंडस्ट्रीज़ लाते हैं तो फिर हमारे लोग और काम करते है ना, पर उनको नहीं लाया। या फिर कुछ अच्छी बेटर चीज़ें बनती और हमारे प्रोडक्ट्स इधर ही होते, बिकते, पर नहीं, इनको प्रोडक्ट रॉ मटेरियल यहाँ से लेना है, अपने इंडस्ट्री से बनाना है और फिर यहाँ पे लाके इतना लंबा टैक्स लेते थे और ऊपर से हमारे ही प्रोडक्ट का। तो हैवी इंडस्ट्रीज़ ये सब नहीं थी। दिस इंडस्ट्रीज़ वर वाइटल प्री कंडीशन फॉर रैपिड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, ठीक है। इंडियन ओन इंडस्ट्री, बोथ ब्रिटिश कंट्रोल बैंक्स, गवर्नमेंट परस्यूड पॉलिसी विच वर प्राइमरली डिटरमाइंड फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी से। अगर कोई भी इंडस्ट्री थी, बैंक्स थे,
सारे ब्रिटिश कंट्रोल थी, है ना, फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ कि ब्रिटिश को ये बेनिफिट मिले। और राइट, फिर मॉडर्न एजुकेशन आई, इंग्लिश एजुकेशन को राइज मिला, राइज ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट मॉडर्नाइजेशन। इंडियन इंडस्ट्रीज़ भी बनी थी तो किस चीज़ में बनी, वो वेपन्स एंड ऑल, टाटाज एंड ऑल, ये सारी चीज़ें क्या करती थी उस टाइम जब वर्ल्ड वॉर हुई थी। तो क्योंकि टाटा उस टाइम बहुत फेमस चली गई थी, क्योंकि वो लोग वैसे शूज़ या फिर वैसे वैसे वेपन्स बनाने के लिए काम आई थी, उसी के लिए बन रही थी इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ये फ़ायदा दे रही थी। न्यू मिडिल क्लास राइज हो रहा था इन सब की वजह से, सबको नहीं राइट था सब चीज़ें करने की, ओनली न्यू मिडिल क्लास। पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन यूनिफिकेशन जब दिया कि अब से लोअर लेवल पर ही नहीं अपर भी जाएंगे थोड़े से, तो ऐसे ऐसे करके हमने देखा राइज होते हैं। फिर इसी राइज की वजह से हमने देखा नेशनल मूवमेंट। आपने जैसे जैसे हिस्ट्री पढ़ी है ना, मॉडर्न हिस्ट्री, सेम तरीके से लिख देना। शुरू में हमें ये नहीं था, ज़मींदारी सिस्टम लगा दिया, धीरे धीरे जैसे हमें किया तो हमने एनलाइटनमेंट होने लग गए। नेशनल मूवमेंट और इंडिपेंडेंस रिप्लेस एक्सटर्नल कलोनियलिज्म विद इंटरनल कलोनियलिज्म ऑफ मिडिल क्लास एजुकेटेड पीपल। ठीक है, डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म वॉज ग्लोरीफाइड बट ओनली कलोनियल डिसअपियर, नॉट कैपिटलिस्ट वर्सेस मिडिल। हम देख रहे हैं जो कि नेशनलिज्म, इंडिपेंडेंट मूवमेंट भी आया था, या फिर डेमोक्रेसी सोशलिज्म के जो थॉट्स थे ये सब भी आ रहे थे, तो ये तो अगेंस्ट कलोनियलिज्म थे, नॉट अगेंस्ट कैपिटलिज्म, ये सब थे। दिस इज़ अ नाइस लाइन, वेरी नाइस लाइन। वही इंपॉर्टेंट जो है ना वही कैप्चर करो। वैसे तो मैं पढ़ा सारा रही हूँ, लिखोगे आप कुछ ही चीज़, ठीक है। नॉट कैपिटलिज्म और मिडिल क्लास पीपल, ठीक है। तो इससे ओल्ड कैपिटलिज्म वॉज रिप्लेस बाय न्यू कैपिटलिज्म ओनली विच वॉज इंस्पायर्ड बाय सोशलिज्म। आज भी हम तो देख रहे हैं ना कैपिटलिज्म है, बट यही है कि वो कैपिटलिज्म सोशल वेलफेयर पे ले, जैसे कि हम बोलते हैं कि 2% ऑफ द इंडस्ट्रीज़ जो भी कंपनी कमाती है CSR देना चाहिए, तो इट इज़ अ न्यू फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म, है ना। However, Desai argues that standpoint of the growth of a single national Indian or the world economy, this was step forward in spite of annihilation of self-sufficient village. इन्होंने क्या बोला, this is a nice line. देसाई ने बोला भले ही एक्सप्लॉइटेशन हुआ, कैपिटलिज्म राइज हुआ, बट यही जो लेटर फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है इसने भले ही विलेजेस को ख़त्म कर दिए, पर विलेजेस को ख़त्म करने के बावजूद भी इसने क्या किया, इसने वर्ल्ड इकोनॉमी को बेटर किया। आज हम कितना भी बोल रहे जो एजुकेशन, हम भले ही बैड एजुकेशन बट कुछ तो है भाई, ये भी नहीं था। ये जो इकोनॉमिक मिजरी हमने डिस्ट्रक्शन देखा हमारे फॉर्म ऑफ ये, बट इंडियन इकोनॉमी को कुछ ना कुछ करके तो कंट्रीब्यूट किया, हमारे कुछ ना कुछ मटेरियल को फाउंडेशन तो दिया। जैसे रेलवेज़, कितना भी बोल रहे ये लोग ने डिस्ट्रक्शन किया हमारा, पर रेलवेज़ आते ही हमें कुछ तो इंटीग्रेशन हुआ, लोग बढ़ने लग गए, इन रिच और मिडिल क्लास एक साथ बैठने लग गई, है ना। कुछ ना कुछ तो हुआ सोशलॉजी के हिसाब से, ठीक है। इकोनॉमिक वेल्डिंग टुगेदर ऑफ इंडिया एंड द इंडिया विद द वर्ल्ड फॉर नेशनल कंसोलिडेशन ऑफ इंडियन पीपल एंड द इंटरनेशनल इकोनॉमिक यूनिफिकेशन, ठीक है। दस द कैपिटलिस्ट यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द विलेज। भले ये कैपिटलिज्म विलेज का डिस्ट्रक्शन है, कॉपरेशन ऑफ द नैरो विलेज स्केल पेव द हायर फॉर्म्स ऑफ इकोनॉमी। यही विलेज के जैसे आज गांव से इंसान ना निकले तो क्या वो बड़ा बन सकता है, मतलब गांव में रह के भी बन सकता है, पर हम देखते हैं कि यार गांव से निकला हुआ इंसान आज शहर में जाके बहुत बड़ा बन जाता है। इसी का मैं एक प्रो अलग वर्जन भी बताऊंगी, बट दैट वुड बी अ डिफरेंट थिंकर। बट वो बड़ा इंसान बन जाता है तो उसे कहीं ना कहीं से तो निकलना ही पड़ता है ना। इट पेव द वे फॉर द नेशनल इकोनॉमी। यही चीज़ नेशनल इकोनॉमी, नेशनल स्केल कोलैबोरेशन अमंग इंडियन पीपल करता है, ठीक है। यानी वो इकोनॉमी हाई लेवल पे देखो, वर्ल्ड लेवल पे देखो, वो इकोनॉमी को बढ़ावा देता है। इट बिकेम द मटेरियल प्रेमाइसेस फॉर द इमर्जेंस ऑफ, यही हमारा कैपिटलिज्म इंडियन नेशनलिज्म को राइज करता है। आज एनलाइटनमेंट नहीं होते, लोग पढ़े लिखे नहीं होते तो ये करते क्या, नेशनलिज्म करते, ठीक है। तो देखो, बिफोर द यूनिफिकेशन वेर स्कैटर्ड इन न्यूमरस विलेजेस बिटवीन विच देयर वाज अ लिटिल एक्सचेंज। पहले सब अपने विलेज में ही रहते थे, आज एक्सचेंज हो रहा है लोगों का। एक मुंबई में आके समझो, मुंबई में कई जगह से लोग आते हैं, इन सब का आज यूनिफिकेशन नहीं हो रहा। लोग अलग अलग धर्म को जानते हैं, अलग अलग कास्ट को जानते हैं, इससे इकोनॉमी भी बढ़ रही है और लोगों को एक दूसरे के कल्चर्स के भी बारे में पता चल रहा है। इट कुड बी यूज इन एनी सेंस, एनी व्यूज कैन बी यूज इन एनी सेंस, लेट मी टेल यू, ठीक है।
देसाई आर्ग्यूज दैट डिफरेंट क्लासेस हैड देयर स्पेसिफिक ग्रीवियंस अगेंस्ट ब्रिटिश। ये तो बात सही है, जैसे ज़मींदार्स को उनकी ज़मीन की प्रॉपर्टी थी, ट्राइबल्स को उनको निकालने का था, फिर वुमेंस को उनकी राइट्स का था सिर्फ, ऐसी ऐसी चीज़ें थी। इंडस्ट्रियलिस्ट डिज़ायर फ्रीडम फ्रॉम अनऑब्स्ट्रक्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया, है ना। इंडस्ट्रियलिस्ट ऑफ इंडिया को क्या था, नेशनलिज्म से कोई पड़ी थी नहीं पड़ी थी, उनको तो ब्रिटिश से प्रॉफिट ही मिल रहा था, जब तक ये लोग प्रॉफिट दे पाए तब तक बेटर है। द एजुकेटेड क्लास डिमांडेड इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विस। एजुकेटेड लोग यूपीएससी में सर्विस मांग रहे थे हायर पोस्ट में जाने के लिए। एग्रीकल्चरलिस्ट लोग, ये लोग तो लैंड टैक्स रिडक्शन, सबकी अलग अलग कल्चर थी। यही हमने पढ़ा है ना, बेटर कंडीशन ऑफ लिविंग वेज। द नेशन एज अ होल डिमांडेड फ्रॉम फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड प्रेस असेंबली इलेक्टेड लेजिस्लेचर। और जब साथ में लोग आए तब ये लोग ने धीरे धीरे करके डिमांड किया लेजिस्लेचर को, असेंबली इलेक्टेड होनी चाहिए, डोमिनियन स्टेटस, होम रूल लीग, फाइनली तब जाके कंप्लीट इंडिपेंडेंस। जब तक, ये लाइन हम इसमें लिख सकते हैं, देसाई ने कहा जब तक लोग इंडिविजुअलिस्टिज्म के होप पे चल रहे थे तब सबके इंडिविजुअलिस्टिक ये थे, डिमांड्स थी। और डिमांड्स कैसी थी, मतलब अपनी चीज़ मांगना इनसे। पर जब लोग एक साथ हुए तब जाके होम रूल लीग ये सारी चीज़ें हुई ना, तब जाके इंडिपेंडेंस मूवमेंट हुआ, ऐसे ही नहीं हुआ था शुरू शुरू में, ठीक है। एंड it was out of this contradiction that the interest of British and India that Indian nationalism grew। फिर वही पोस्ट कलोनियलिज्म आता है। 1950 से 1964 डेकेड ऑफ होप था, आज़ादी जस्ट हुई थी तो लोगों को एग्रीकल्चर पे। 1760 1968 1978 post Desai, sorry because of news noise interruption। पोस्ट देसाई मार्क्सिस्ट क्या बोलते हैं, नाउ ग्लोबलाइज। आज जो हम पोस्ट मॉडर्निज्म देखते हैं, हम ग्लोबलाइजेशन देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन ही है आज नेशनलिज्म का परफॉर्म। आज जिस चीज़ की डिमांड है हम वो अपने किससे मांगेंगे, ब्रिटिश से मांगेंगे और सेम टाइप ऑफ डिमांड मांगेंगे क्या, नहीं। आज जैसी सोसाइटी है उस सोसाइटी को लेकर हम वैसी वैसी हमारी डिमांड होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज लैंड एलियनेशन हुआ, टूटती गई, SEZs बनने लग गए, LPGs हुआ, है ना। मिडिल क्लास आज कंज्यूमरिज्म का बेस बना पड़ा है। मिडिल क्लास इज़ द हाईएस्ट बेस ऑफ कंज्यूमरिज्म। ये जो GST VST कलेक्शन करते हैं, अगर ये मिडिल क्लास ना रहे तो क्या टैक्स का इतना सिस्टम हो भी सकता है क्या, नहीं। आज हम कंज्यूमर क्लास में जी रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट टू एड कंज्यूमरिज्म कल्चर, यानी ये पॉइंट्स हम ग्लोबलाइजेशन में लिख सकते हैं, मॉडर्नाइजेशन के काउंटर व्यूज़ में लिख सकते हैं, है ना। ये वाला क्लास, ये डिफरेंट क्लासेस जो देख रहे हैं हम ब्रिटेन्स के, कि एक नेशनलिस्ट व्यू कब आई, जब लोग एक साथ हुए, नॉट आइसोलेटेड में। अब क्रिटिक को देखते हैं, ठीक है। SC दुबे क्या कहते हैं, ठीक है। देसाई फॉरगेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया, जैसे कि सॉल्ट टैक्स में, सॉल्ट दांडी मार्च में उन्होंने ये भूल गए कि दांडी मार्च में लोग एकजुट होके, वो क्या था, एक ही कॉमन गोल के जा रहे थे, इररिस्पेक्टिव ऑफ वुमेंस भी आई, बहुत सारे मासेस आए, तो ये भी तो कलेक्टिविज्म था और ये लोग एक कॉज के लिए भी जा रहे थे, विच वॉज अ मेजर ग्रुप इन्फ्लुएंस का सोशल स्ट्रक्चर इन इंडिया। बल्कि ये क्या बोलते हैं लोग, आइसोलेशन में अपने अपने डिमांड से। गांधी जी को क्या मतलब था किसी भी इश्यूज़ को लेकर, पर गए ना वो, उन्होंने एग्रीकल्चर्स की भी डिमांड मानी, कि हिंदू मुस्लिम्स के भी डिसीजंस पे, क्लैशेस पे भी गए हैं वो, बहुत सारे मैटर्स को उठाए, इंडिविजुअलिस्ट मैटर को नहीं उठाए इन्होंने। TN मदान ने क्या बोलते, फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी एंड चेंजेस कैन नॉट बी नेग्लेक्टेड, है ना। इंटीग्रेशन एंड सॉलिडरिटी ऑफ जजमानी सिस्टम इज इग्नोर, है ना।
रोमिला थापर क्या कहते हैं, इंडिया एक कभी भी एक नेशन नहीं था, ये तो हमें भी पता था, बट मल्टीपल नेशंस था। तो इसीलिए जो ये AR देसाई कहते हैं कि एक इंडिविजुअलिस्ट एक लोग अपना इंडिविजुअल बेसिस पे लोग अपने अपने राइट्स के लिए, जैसे ज़मींदार अपने राइट्स के लिए लड़ते थे, पीजेंट्स अपने राइट्स के लिए लड़ते थे, ये वाली जो बात बोली थी इन्होंने कि सब इंडिविजुअलिस्ट थे, ठीक है। एडुकेटेड लोग इंडियनाइजेशन ऑफ सर्विस के लिए बोलते थे। तो रोमिला थापर ने तो बोला तो इंडिया तो है ही एक नेशन जिसमें मल्टीपल नेशंस है, तो ऑफ कोर्स जहाँ पे मल्टीपल नेशंस होंगे ये लोग अपनी अपनी राइट्स मांगेंगे। पर ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए, दे केम टुगेदर ओनली फॉर फाइटिंग अगेंस्ट कलोनियल रूल ना। कलोनियल रूल को छोड़कर ये लोग कहाँ साथ में आए अगेंस्ट, जब कोई मुसीबत होगी तभी आएंगे ना। DR अम्बेडकर क्या बोलते हैं, रियल कॉन्फ्लिक्ट्स लाइज बिटवीन कास्ट एंड क्लास स्ट्रक्चर इज़ नॉट स्टिल वेल डेवलप्ड इन इंडिया, ठीक है। इन्होंने तो बोल दिया कि अब तक कोई रियल सिस्टम आया ही नहीं, तो कौन फाइट किया है, ये तो ऐसा बोल रहे हैं। आप देखते हैं, Desai was economically deterministic while Indologists were culturally deterministic. इन्होंने ये बात तो सही है, ये आई तो टोटली अग्री। श्रीनिवास ने क्या बोला है कि इन्होंने इंडोलॉजिस्ट व्यू को देखा ही नहीं, जहाँ पे कल्चर्स कास्ट ये सब को देखा ही नहीं। इन्होंने तो पूरा इकोनॉमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया। देखा नहीं आपने प्री कलोनियल में कैसे मोड ऑफ प्रोडक्शंस को लिया, सब में मोड ऑफ प्रोडक्शंस को लिया। जैसे जैसे प्रोडक्शन चेंज होते गए, जैसे जैसे जो जो फैक्टर्स मिले लोगों को, उस फैक्टर्स के हिसाब से सोसाइटी में चेंज आया, उस हिसाब से लोगों की डिमांड पड़ी है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू में कही है, ठीक है। ठीक है, TN मदान का भूलना मत, MN श्रीनिवास को तो कोट करो, SC दुबे को भी कोट करो कि proliferation of middle class in India during the course of history which was a major group to influence class structure। इन्होंने क्या बताया कि जो मिडिल क्लास है, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, बहुत सारे मिडिल क्लास हैं, ज्योतिबाई फुले, ये सब लोग भी तो पढ़े लिखे थे ना, तो कैसे तो पढ़े होंगे। तो ये लोगों का भी अपर जाना, डॉक्टर BR अम्बेडकर चलो लोअर कास्ट के होके अपर जाना ऊपर जाना, और फिर इनके वजह से जो क्लास स्ट्रक्चर में जो चेंज आया वो कौन बताएगा। तो यही सब बोल रहे हैं, फोर्सेस ऑफ मॉडर्निटी एंड चेंज कैन नॉट बी निगलेक्टेड। ओके, क्रिटिक लिखा हो यार। फिर SC दुबे एंड आंद्रे बेते assert that Indian sociology must be liberated from economic determination, है ना। सोशोलॉजी को हमें इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, सेम MN श्रीनिवास की तरह इन्होंने इकोनॉमिक व्यू तक से ही देखा, सोसाइटी को सोशल व्यू से देखा नहीं, इंडोलॉजिस्ट व्यू से देखा नहीं। सेम आंद्रे बेते और SC दुबे भी कह रहे हैं। योगेंद्र सिंह ने क्या कहा, दैट मार्क्सिस्ट थियोरी फेल्स एट द लेवल ऑफ एम्पिरिकल सपोर्ट, है ना। मार्क्सिस्ट भी तो एकदम एम्पिरिकल सपोर्ट को भूल जा रहे हैं। ये कहाँ गए हैं, कौन सा फील्ड व्यू देखा है इन्होंने, है ना। ये हम MN श्रीनिवास का बोल के भी कोट कर सकते हैं। MN श्रीनिवास फील्ड व्यू के बारे में बात करते हैं ना, और हमने कहीं पर भी नहीं देखा कि AR देसाई जो कि मार्क्सिस्ट थे, ये फील्ड व्यू पे जाके एम्पेरिकल डेटा अप्रोच लेकर बात की है। हैरिंगटन ने ये आई थिंक, और MN श्रीनिवास को भी लिख दोगे ना बहुत हो जाएगा। हैरिंगटन ने क्या कहा, दैट द इंस्टेड ऑफ एक्सप्लॉइटेड पीजेंट्री इट वाज द मिडिल क्लास दैट इनिशिएटेड द फ्रीडम स्ट्रगल विच वाज द लोअर क्लासेस लेटर जॉइंड, है ना। हमने कैसी देखी थी फ्रीडम स्ट्रगल, कैसी देखी, मिडिल क्लास सामने आई, जैसे कि कांग्रेस, सारे मिडिल क्लास सामने आए, मिडिल क्लास और थोड़े से अपर क्लास जो कि अमीर बन रहे थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू, सब अमीर थे, मतलब मिडिल क्लास में ही बोल दो, अपर मिडिल क्लास, ये सब आए। धीरे धीरे लोअर क्लास आए। तो जो हम बोल रहे हैं कि ये एक्सप्लॉइट करने का काम, पीजेंट्री को, ये सब इंस्टेड इन लोगों ने मिडिल क्लास को भी तो राइज दिया। ब्रिटिशर्स ने मिडिल क्लास को राइज दिया, ये मिडिल क्लास ही हमें एनलाइटनमेंट करने लग गए। ओके, A Marxist approach was also ignored the impact of socio-religious reform movement, है ना, जो कि इनका था। देसाई also ignored how colonial policy of divide and rule large by succeeded in preventing polarization of the country। divide and rule policies जो चलाई थी, इस पॉलिसी ने भी कैसे
सोसाइटी को डिवाइड कर दी थी। तो ये भी तो पॉइंट ऑफ व्यू बता। मेरे ख्याल से एस.सी. दुबे, योगेंद्र सिंह और एम.एन. श्रीनिवास, और ये हैरिंगटन का भी ले लो। आई लाइक दिस व्यू बिकॉज एक्सप्लॉइटेड प्रीजेंट्री और मिडिल क्लास जो कि एनलाइटनमेंट हो गया था, और इसी मिडिल क्लास ने ये वाला अप्रोच है शायद ऑन ऑर्थोजेनेटिक अप्रोच है, जिसमें सोशो रिलीजियस मूवमेंट्स को लिया है। सोशो रिलीजियस मूवमेंट में कौन था? राजा राम मोहन रॉय, ये सारी चीज़ें थे ना, ज्योतिबा फुले, बहुत सारी चीज़ें थी सोशल मूवमेंट में। इन सब का भी तो अप्रोच देखो, यही बोला है। ओके, सो नेक्स्ट टाइम लेट्स मीट विद डिफरेंट अप्रोच। बाय एंड टेक केयर।